बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स। इसका टॉपिक है, ये अमूमन क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर इन सीरीज़, एसी थ्रू इंडक्टर इन सीरीज़। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है इसी के बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम सर्किट ड्रा करेंगे। एसी थ्रू इंडक्टर इन सीरीज़ यानी एसी का कनेक्शन है इंडक्टर के साथ सीरीज़ के अंदर। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एसी है, ये देखें ये एसी सिग्नल है। एसी को हमने इंडक्टर के साथ जोड़ देना है, ये एसी है, और इसको हमने, ये देखें ये इंडक्टर है, जो कॉइल होती है उसे इंडक्टर कहते हैं। ये देखें ये स्टूडेंट एसी है और इसको मैंने इंडक्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। तो देखें स्टेटमेंट के मुताबिक ही मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रा की है। एसी थ्रू इंडक्टर, ये इंडक्टर है स्टूडेंट, और इसकी इंडक्टेंस क्या है, एल है। जैसे कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस सी होती है, इसी तरह रेजिस्टर होता है और उसकी रेजिस्टेंस यानी उसका इफ़ेक्ट आर होता है। इसी तरह इंडक्टर है ये और उसकी इंडक्टेंस एल है। तो इंडक्टर को और एसी सोर्स को, ये देखें एसी मैंने कैसे जोड़ दिया है, सीरीज़ में जोड़ दिया है। और अब मैं इस सर्किट को डिफ़ाइन करने लगा हूँ। तो आप इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आप इसे डिफ़ाइन करेंगे द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, द इंडक्टर having inductance L and AC source are connected in series। देखो स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही हमने डिफ़ाइन किया जैसे सर्किट है। ये इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस एल है, और ये एसी है, इसको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में। तो ये सर्किट को हमने डिफ़ाइन भी कर लिया। स्टूडेंट, मैं आपको 4-5 हेडिंग्स बनवाऊंगा इस टॉपिक की, तो आपने बिल्कुल वैसे ही जाके लिखना है। तो इसके आपके इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। ये तकरीबन 5 आर्टिकल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, वो मैं आपको सारे के सारे लिखवा देता हूँ, और आपने एज सच उनको तैयार कर लेना है। आपको बहुत इजी लगेंगे, और उसके अलावा हेडिंग्स वाइज मैं आपको ये एक्सप्लेन करवाऊँगा, लिखवाऊँगा, तो ये इसके नंबर भी आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अब स्टूडेंट, हम इसकी बेसिक इक्वेशन की जानिब आते हैं। बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन फॉर इंडक्टर। अब स्टूडेंट आप लिख लें, बेसिक इक्वेशन जो इंडक्टर की है वो आप लिखें। और इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है एल डी आई ओवर डी टी। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने लिखा है। डेल आई डेल टी भी लिखा जाता है, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल बराबर होता है एल डी आई और डी टी। ये मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने पोटेंशियल का फार्मूला लिख लिया, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। अब स्टूडेंट हमें ये पता है कि ये जो करंट है, ये दो इक्वेशन आपने याद रखनी है, मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट करंट जो होता है वो बराबर है आई नॉट साइन थीटा के,
और पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा के। तो ये दो इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये रफ़ अमल ऐसे समझ लें, मैं उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि आपने याद रखना है। तो अब स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन देखें, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ये i जो है ये बराबर है आई नॉट साइन थीटा के। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे i की जगह पे ये इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये बराबर आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एल डी डी टी। आई की जगह पे क्या लिखूँगा, आई नॉट साइन थीटा। अब आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर हम निकालेंगे। v इज़ इक्वल टू एल आई नॉट डी साइन डी टी। और ये थीटा जो है स्टूडेंट आपको पता है कि ये थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। तो इसकी जगह लिख देना है ओमेगा टी। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब स्टूडेंट इसको आपने साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बराबर आता है v इज़ इक्वल टू एल आई नॉट, ये देखें साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है साइन किस में चला जाता है, जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस ओमेगा टी में चला जाएगा। और इस थीटे का ओमेगा टी का फर्दर जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा ये। तो जो बायो के स्टूडेंट हैं वो बस ये एक पॉइंट याद रख लें कि साइन ओमेगा टी जो होता है ये बराबर होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी के। बस ये पॉइंट बायो वाले बच्चों को याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखें, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये v जो है इधर मैं लिख रहा हूँ यही वाली इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है v इज़ इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी और v इज़ इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी जो है इसको मैं, क्योंकि ये देखें ये ओमेगा टी थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा मैं लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट ये बेसिक इक्वेशन देखें उसकी, ये v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा के बराबर है और ये जो हमने निकाली है v इज़ इक्वल टू एल ओमेगा नॉट ओमेगा कॉस थीटा के बराबर है। तो ये मैं रफ़ अमल में आपको रफ़ अमल ये देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास बेसिक इक्वेशन v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और जो हमने इक्वेशन ये निकाली है तो ये आई है v इज़ इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस थीटा ऐसे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें ज़रा। ये वोल्टेज इंटरस्टेनियस वोल्टेज इसके बराबर आ गया, ये साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया। और ये जो है हमारे पास v नॉट ये किसके बराबर आ जाएगा, एल आई नॉट ओमेगा के। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि v देखें स्टूडेंट, ये v नॉट बराबर आया, v नॉट एल आई नॉट ओमेगा के बराबर आया है। तो मैं लिखूँगा v नॉट इज़ इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एल आई नॉट ओमेगा की जगह पे v नॉट। तो स्टूडेंट v बराबर आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हो गई, ये हमने इक्वेशन ड्रा कर ली, ये और ये। अब हमने इन दो इक्वेशन को आगे चलाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, ये आपने सब कुछ ये करते आना, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब स्टूडेंट हम वेव शेप इसकी ड्रा करते हैं कि वेव शेप कैसे बनेगी। वेव शेप स्टूडेंट हम इसकी ड्रा कर लेते हैं।
ये और वेव शेप में ये देखें, ये मैंने लाइन लगा दी सीधी वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे मैंने लाइन लगाई सीधी। अब स्टूडेंट आपने ये जो आपके पास है ना ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने फेज़ एंगल को लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? फेज़ एंगल को हमने यहाँ पर लिखना है और फेज़ एंगल रेडियन में लिखेंगे। यहाँ पर 0 फेज़ एंगल होगा, यहाँ पे फेज़ एंगल कितना बन जाएगा π/2 यानी 90 तक ले जाएंगे। फिर फेज़ एंगल कितने तक ले जाएंगे पाई तक यानी 180 तक, हाफ सर्कल तक पहुंच जाएंगे। फिर जो है ये 270 डिग्री यानी 3π/2 पर ले जाएंगे और फिर स्टूडेंट हम लास्ट में ये 2π तक ले जाते हैं, 2π तक। तो ये 360 डिग्री यानी 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट फेज़ एंगल ले लिया है और यहाँ पर जो है हम लेंगे ये, सबसे पहले हम चलें करंट को ड्रा कर लेते हैं, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमारी वेव शेप बन जाएगी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले ये इक्वेशन में ये जो है करंट है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, करंट को। अब स्टूडेंट ये देखें, जब एंगल होगा 0, जब फेज़ एंगल होगा 0 तो यहाँ पर ये इस साइड पे वाई एक्सिस पर मैं करंट ले रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट मैं करंट ले लेता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी मैक्सिमम करंट यहाँ तक, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैक्सिमम करंट नेगेटिव में, नेगेटिव साइकिल में। अब स्टूडेंट ये देखें, ये जब फेज़ एंगल होगा 0 तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा। जब यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो करंट 0 कहाँ पे होगा? ये करंट 0 यहाँ पे होता है, तो लिहाजा डॉट यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे होगा। अब स्टूडेंट ये देखें, उसके बाद π/2 पर यानी 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो साइन 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो आई किसके बराबर आ गया? आई नॉट के, आई नॉट के बराबर आ गया ना। जब आई नॉट के बराबर आएगा तो इसका मतलब करंट की वैल्यू अब मैक्सिमम आ गई है। π/2 पर करंट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आई नॉट यानी यहाँ पर। अब स्टूडेंट ये देखें, अब पाई पर हम चले जाते हैं। जब पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा 180 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन 180 किसके बराबर होता है? 0 पे। तो अगेन करंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। लिहाजा ये देखें, ये करंट फिर वापस होता 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 यहाँ पे ये 0 पर पहुँचा है। यहाँ से देखें ये 0 से चलता चलता π/2 पे क्या हो गया? ये देखें ये करंट मैक्सिमम हो गया। अब जब हम पाई पे पहुँचे हैं, पाई पे फिर करंट क्या हो गया है? पाई यहाँ पर पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू फिर 0 आएगी, यानी कि ये देखें ये करंट फिर कम होता होता पाई पे क्या आ गया? 0 आ गया, करंट की वैल्यू 0 हो गई। अब स्टूडेंट फिर देखें 3π/2 पे 3π/2 यानी 270 डिग्री यहाँ पे मैं जब पुट करूँगा तो मेरे पास -1 आंसर आएगा, यानी करंट की वैल्यू -I0 के बराबर। नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, कहाँ पर भला? 3π/2 पर, यानी ये नेगेटिव में मैक्सिमम ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखें ये करंट बढ़ता बढ़ता नेगेटिव साइकिल में ये 3π/2 पर यहाँ पर पहुँच गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 2π पर क्या होगा? 2π यानी 360 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो करंट अगेन 0 पे आ जाएगा। तो ये देखें अब कम होता 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 ये 0 पे आ गया, ये देखें ये 0 पे आ गया करंट। जब ये पीक होगी ना इस लाइन के ऊपर तो वहाँ पर 0 करंट होगा। ये देखें ये इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास किसका है? ये नेक्स्ट आगे ऐसे चलती जाएगी वेव। तो ये हमारे पास करंट के लिए है, ये हमारे पास करंट की वेव है। अब स्टूडेंट हम ड्रा करते हैं, अब स्टूडेंट हम ड्रा कर लेते हैं वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज, ये हमने इक्वेशन यूज़ कर ली, अब हम इसको यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, जब हमारे पास 0 होगा एंगल तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 cos 0 1 के बराबर होता है। वी मैक किसके बराबर आ जाएगा? V0 के। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, ये मेरे पास प्लस में V0 मैक्सिमम है और ये है मेरे पास माइनस में V0 मैक्सिमम। तो अब स्टूडेंट ये देखें, जब ये 0 होगा फेज़
एंगल 0 होगा तो यहाँ पे 0 में पुट करूँगा तो वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर होगी, यहाँ पर। और फिर पाई बाय टू यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा यानी 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी कम होता 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 यहाँ पर 0 पे पहुँचा है। ये लाइन 0 के लिए, वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, करंट भी 0 होगा, ये 0 हो गया। अब स्टूडेंट पाई पर जब हम पहुँचेंगे तो पाई की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो -1, यानी वोल्टेज -V0 के बराबर। -V0 स्टूडेंट ये है, ये देखें, ये -V0 है। तो अब ये वोल्टेज बढ़ता बढ़ता किस में चला गया, ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। फिर स्टूडेंट ये देखें, ये यहाँ तक पहुँच गया। फिर 3/2 यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो फिर अगेन 0, यानी कि ये फिर करंट 0 हो गया, वोल्टेज 0 हो गया, वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे फिर 0 हो गया। फिर जब मैं 2 पाई पे पहुँचूँगा, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे 360 डिग्री पुट करूँगा तो फिर +1, यानी V = V0 आ जाएगा। ये देखें, ये बढ़ता बढ़ता फिर कहाँ पर आ जाएगा, V0 के बराबर, ये देखें यहाँ पर। तो ये हमारे पास देखें साइकिल कंप्लीट हो गया 2 पाई पे। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वेव शेप है, वोल्टेज जी। तो स्टूडेंट ये हमने वेव डायग्राम स्टूडेंट ड्रा कर लिए। अब स्टूडेंट ये देखें, वेव डायग्राम को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वेव में जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट क्या था, 0। अब वोल्टेज ऐसा ऐसा कम होता जाता है, ये पाई/2 पे 0 होता है और ये करंट बढ़ता बढ़ता पाई/2 पे मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज ऐसा ऐसा 0 की जानिब आता है और ये मैक्सिमम की जानिब जाता है। तो वोल्टेज जैसे जैसे कम होगा करंट वैसे वैसे बढ़ेगा। तो वोल्टेज लीड कर रहा है किसको, करंट को। कितने हद तक लीड कर रहा है, जब वो पाई/2 पर 0 होता है तो वो पाई/2 पर मैक्सिमम हो जाता है। तो हम फिर यही लिखेंगे, वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय फेज एंगल पाई/2। ये देखें, ये पाई/2 तक ये उसे लीड करता है। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं वेक्टर डायग्राम की जानिब। वेक्टर डायग्राम, और ये मैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट समझा देता हूँ वेक्टर डायग्राम आपको। चले मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ वेक्टर डायग्राम। ये देखें, ये जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। स्टूडेंट इसकी वेक्टर डायग्राम जो होगी, क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है। तो ये देखें, ये वोल्टेज हो गया और ये करंट, यानी इस लाइन पर ये 0 है, ये करंट हो गया। यानी कि ये हमारे पास वोल्टेज किस में, इंडक्टर का, यानी इंडक्टर के किनारों पर जो वोल्टेज होगा वो VL ये होगा, और ये है हमारे पास करंट, यानी इनके दरमियान में एंगल कितना है, पाई/2। वोल्टेज V लीड करता है करंट I को बाय फेज एंगल पाई/2। तो ये वेक्टर डायग्राम बन गई उनकी, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन। तो पावर डेसिपेशन स्टूडेंट आपको पता है कि पावर बराबर होती है I.V के। तो IV cos थीटा। अब आप लोगों को पता है कि cos थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर कितना है I और V के दरमियान में, I और V के दरमियान में थीटा तो पाई/2 है, यानी 90 डिग्री है। तो
आई वी कॉस 90, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो पावर डेसिपेशन क्या होगी इसमें, ज़ीरो होगी। तो मिनिमम पावर इज़ डेसिपेटेड इन इंडक्टर। इंडक्टर में जो पावर डेसिपेशन होती है वो मिनिमम होती है, यानी क्योंकि फेज़ एंगल 90 डिग्री का होगा, पाई/2 का होगा, तो पावर डेसिपेशन यहाँ पे ज़ीरो यानी मिनिमम हो जाएगी। अब स्टूडेंट ये पावर डेसिपेशन मिनिमम कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवाया ना, आपने बिल्कुल ऐसे राइट करके आना है और इन्हीं को अच्छे तरीके से समझ लें और इसी को कर लें। ये बाकी सारी चीज़ें, वेव शेप भी आपकी बुक में मौजूद है, इसी तरह वेक्टर डायग्राम भी बिल्कुल आपकी बुक में इसी तरह मौजूद है, पावर डेसिपेशन के भी इसी तरह फार्मूला है, और ये जो सर्किट डायग्राम भी बिल्कुल ऐसे है, ये भी बिल्कुल ऐसे डिफ़ाइन करना है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये जो आपको कैलकुलेशन करवाई है ना मैथमेटिकल, ये बस थोड़ी सी मैंने चेंज करवाई है। और कैलकुलेशन जिस तरीके से मर्ज़ी आप कर लें, कैलकुलेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। इसलिए ये ना देखना कि बुक में ये कैलकुलेशन नहीं है तो हम लिखेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिस तरीके से भी लेकर जाएं उसका मसला नहीं होता। ये है कि आपका प्रोसेस या आपके आंसर ठीक होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। अब स्टूडेंट हम करते हैं, ये मैं आपको पावर डेसिपेशन जो इसमें है मिनिमम कैसे होती है ये समझाता हूँ। अब स्टूडेंट ये देखें, आपने ये यहाँ तक लिखना है बस। अब MCQs के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं देखें यहाँ पे ये इधर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया है, आपने इसे नोट कर लेना है और मैं इस जगह पर आपको समझा रहा हूँ। देखें स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। और आपको पता है कि पावर किसके बराबर होती है, IV, इसी के बराबर होती है ना, I.V के बराबर होती है। अब स्टूडेंट π/2 पर ये हमारे पास, ये किसके लिए है, ये तो है हमारे पास स्टूडेंट करंट के लिए। ये करंट, ये π/2 तक, π/2 तक ये ऊपर वाला साइकिल जो इस लाइन से होगा ना, ऊपर ये पॉजिटिव होते हैं सारे, और इस लाइन से जो नीचे है वो साइकिल क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव में है और ऊपर जो होंगे इस लाइन से वो पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक π/2, 0 से π/2 तक करंट, ये करंट की लाइन है। करंट भी आपको पता है कि पॉजिटिव है, यानी I भी क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो है हमारे पास ये वोल्टेज V π/2 तक, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बताएं, I भी पॉजिटिव, V भी पॉजिटिव, तो पावर क्या आ जाएगी, पावर भी पॉजिटिव, यानी पावर स्टोर हो जाएगी इसमें, स्टोर पावर इंडक्टर में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट फिर आप देखें, ये नेक्स्ट π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक, ये स्टूडेंट ये π/2 से पाई तक आपके पास करंट क्या है, करंट आपके पास पॉजिटिव है। और ये देखें, ये पाई तक वोल्टेज क्या है आपके पास, वोल्टेज है स्टूडेंट हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, ये है नेगेटिव। देखें ये नेगेटिव में आ गया ना, ये है नेगेटिव। तो अब स्टूडेंट ये देखें पावर क्या आ जाएगी, I और V, I पॉजिटिव है, V नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव आ जाएगी ना। लिहाजा जो पावर स्टोर हुई थी वो अब रिस्टोर हुई है। देखें अब स्टूडेंट फिर देखें, फिर ये पावर यहाँ से लेके यहाँ तक, अब क्या है, पाई से 3 π/2 तक, पाई से 3 π/2 तक, ये MCQ सारे मैं पढ़ा रहा हूँ। पाई से 3 π/2 तक, ये देखें ये यहाँ तक करंट क्या होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस लाइन से नीचे आ गया है, ये नेगेटिव है। अब स्टूडेंट ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज क्या होगा, वो भी नेगेटिव। अब देखें पावर क्या आएगी, IV, पावर तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब अब फिर पावर क्या होगी, स्टोर होगी। अब फिर पावर क्या होगी, स्टोर होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, और करंट क्या है, नेगेटिव। अब पावर फिर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, यानी जो पावर स्टोर हुई थी वो फिर रिस्टोर होगी। यानी कि एक साइकिल में 2 दफ़ा पावर स्टोर होती है और 2 दफ़ा ही रिस्टोर होती है। जितनी स्टोर होती है उतनी रिस्टोर हो जाती है। इसका मतलब पावर डेसिपेशन तो फिर मिनिमम हुई, ज़ीरो हुई।
लेकिन ये परफेक्ट जो इंडक्टर होता है उसमें पावर डेसिपेशन ज़ीरो होती है। परफेक्ट इंडक्टर और परफेक्ट इंडक्टर कोई भी नहीं होता, इसलिए हम पावर डेसिपेशन मिनिमम कहेंगे ज़ीरो की बजाय। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, ये हमारे पास इंडक्टर है और उसे एसी सोर्स के साथ लगाया है जो हमने, तो इस इंडक्टर में कुछ ना कुछ रुकावट मौजूद होगी फ्लो ऑफ करंट में। उस रुकावट को कहते हैं हम रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, या कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। जी सर, इसे कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो ये क्या होती है? इट इज़ अपोजिशन ऑफर्स, यानी ये मुखालिफ, करंट के मुखालिफ जो है एक रुकावट होती है। इट इज़ अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भी क्योंकि एक रुकावट है, तो इट इज़ measured इन ओहम। इसको ओहम में मैयर किया जाता है क्योंकि ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस ही होती है। और इट इज़ डिनोटेड बाय XL। इसको XL से स्टूडेंट डिनोट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि R बराबर होता है V0 ओवर I0। V ओवर I भी लिख सकते हैं, अगर V0 और I0 भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो XL बराबर आ जाएगा V0 और I0। अब स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जो V0 होता है ये बराबर होता है I0 ओमेगा L के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो XL बराबर आ जाएगा I0 ओमेगा L ओवर I0। तो ये इससे कट गया तो ये बराबर आ गया ओमेगा L। तो XL की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ओमेगा L। तो आप लोगों को पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है? थीटा ओवर टी, इसके बराबर होता है। और अगर थीटा बराबर हो जाए 2 पाई तो ये टाइम पीरियड टी बन जाता है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई 1 ओवर टी। तो 1 ओवर टी स्टूडेंट किसके बराबर होता है? एफ के, 2 पाई एफ। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ। तो यहाँ पे 2 पाई एफ रिप्लेस करें तो एक्स एल बराबर आ गया 2 पाई एफ एल। ये स्टूडेंट अब इंडक्टर का टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर आपने लिखना है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।